नवविहार के खूबसूरत और चमकते मोहल्ले में स्थित सेंट मेरियन कॉलेज का नाम शहर भर में पहचान बना चुका था। कॉलेज का माहौल हमेशा कुछ खास दिखावा और रंगीनता से भरा रहता। नई फैशन, महंगे परिधान और चमकदार कारें यहाँ की पहचान थीं। हर सुबह कॉलेज के गेट पर नई नई शान शौकत की झलकियां दिखती और छात्र छात्राएं अपने अपने अंदाज में एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद करते दिखते। उसी सुबह सैकड़ों लोगों की निगाहें एक ही कार पर अटकीं। सफेद मर्सिडीज से उतरी आराध्या वर्मा। आराध्या का परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर था। उनके पिता विक्रम वर्मा बड़े उद्यमी और उद्योगपति थे। आराध्या की हाव भाव में शान थी। कपड़ों का चयन हमेशा उम्दा डिजाइनर वस्त्रों का होता और हर कोई उसकी तारीफ करता। लड़कियां उसकी नकल करती, लड़के उसकी ओर आकर्षित होते। कॉलेज की कड़क आभा और चमक में आराध्या अपने आप को रानी समझती थी। उसे अक्सर लगता कि लोगों की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी दिन एक साधारण सा लम्हा था जिसने सब कुछ बदलने की कगार पर खड़ा कर दिया। कॉलेज के मुख्य द्वार से एक युवक धीमी चाल में आया। साधारण धोती कुर्ता नहीं, बल्कि एक फिक्की नीली शर्ट, साधारण जीन्स और एक पुराना कैनवास बैग। चेहरा साधारण था, पर आंखों में एक अलग शांति और गंभीरता झलक रही थी। उसका नाम था अद्वैत रॉय। अद्वैत का अंदाज न चकाचौंध भरा था और न दिखावटी। वह शांत, सहज और आत्मकेंद्रित था। पहली क्लास में प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए टीम बनवाते हुए कहा कि हर किसी को किसी न किसी समूह में शामिल होना पड़ेगा। किस्मत ने ऐसा खेल देखा कि आराध्या और अद्वैत एक ही समूह में आ गए। आराध्या ने जब अद्वैत को नजदीक से देखा तो हंसते हुए अपनी सहेली से कहा, ऐसे लोग भी यहां पढ़ते हैं? लगता है अब साधारण परिवारों के बच्चे भी दाखिला लेने लगे। उसकी आवाज में तंज और कुछ घमंड झलक रहा था। अद्वैत ने बिना किसी दिखावे के शांत स्वर में कहा, प्रोजेक्ट की समय सीमा नजदीक है, इसलिए बेकार की बातें काम का समय नहीं ले सकती। उसका यह संयमित जवाब आराध्या को अजीब लगा। उसे पहले कभी ऐसा सामना नहीं हुआ था। कोई उसकी बाहरी शान से प्रभावित न हो रहा था। आराध्या ने ठान लिया कि वह इस साधारण अद्वैत को सबके सामने छोटा कर देगी। समूह की बैठकें शुरू हुईं। आराध्या छोटी छोटी बातों पर चुभने वाले ताने देती। उसके लिए सब कुछ दिखने और दिखाने का सवाल था। अद्वैत की बातें कम और सारभूत होती। वह काम में धैर्य और सूझबूझ से जुटा रहता। एक दिन कॉलेज की पुस्तकालय में अद्वैत एक मोटी सी किताब पढ़ रहा था। आराध्या ने तेज आवाज में कहा, अब भी किताबों से? टैबलेट क्यों नहीं लेते? समय के साथ चलो। अद्वैत ने आंखें किताब से हटाए बिना मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का माध्यम बदल सकता है, पर उसकी अहमियत नहीं बदलती। जो सीखना चाहता है वह किसी भी रूप में सीख लेता है। उसकी सादगी और सच्चाई में एक अलग प्रभाव था। कुछ पल के लिए आराध्या सुन्न हो गई। यह पहला ऐसा क्षण था जब उसे लगा कि जो वह पहले छोटा समझती थी उसमें भी कुछ विशेष है। रोज रोज की छोटी छोटी टकराहटें और ताने नोक झोंक के साथ बढ़ते गए। कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठे बैठे आराध्या ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा, तुम घर से टिफिन लाते हो? यहां तो फ्यूजन फूड का जमाना है, सब कुछ इंस्टा के लिए। अद्वैत ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं खाना इसलिए खाता हूं कि भूख मिटे, ना कि फोटो के लिए। दिखावा करने से पेट नहीं भरता। कुछ छात्र हंस पड़े, पर कई बार उसकी सरल बातों ने लोगों का मन जीत लिया। धीरे धीरे अद्वैत के बारे में चीजें अन्य छात्रों की नजरों में बदलने लगीं। वह समूह में तकनीकी मामलों में माहिर था। मंच व्यवस्था, लाइटिंग, ध्वनि प्रबंधन, सब कुछ वह बखूबी कर लेता। कॉलेज के वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं और कार्यक्रम का मंच बिना तकनीकी टीम के अधूरा था। अद्वैत पीछे रहकर सारे अनुभव के साथ काम कर रहा था। एक प्रकार की चुपचाप मगर प्रभावशाली उपस्थिति। एक शाम जब भुगतान प्रधान शो की तैयारी चल रही थी, आराध्या मंच के पीछे गई और तीखे स्वर में बोली, इतना छिपकर क्यों रहते हो? मंच पर आओ, दिखाओ अपनी कला। अद्वैत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर किसी का मंच अलग होता है। कुछ लोग तालियों के बीच होते हैं और कुछ उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका यह जवाब सीधे आराध्या के दिल में उतर गया, लेकिन वह गौरवान्वित स्वभाव की थी। उसने इसे स्वीकार नहीं किया। इन सब घटनाओं के बीच कॉलेज में एक चैरिटी नीलामी का आयोजन किया गया, फुटप्रिंट्स में लगाए गए कामों के लिए। कार्यक्रम में महंगी पेंटिंग और कोठियों के दान की घोषणाएं थीं।
आराध्या को भरोसा था कि उसके पिता समारोह में सबसे महंगा प्रदर्शन खरीद लेंगे। जब नीलामी की बोली जोर पकड़ने लगी और एक प्रमुख पेंटिंग पर बोली एक बड़े आंकड़े तक पहुंची, तभी हॉल में अचानक रोशनी कम हुई और कोई व्यक्ति माइक के पास आया। जैसे ही उस शख्स का चेहरा सामने आया, शोर और उत्साह का माहौल एक क्षण में ठहर गया। वह अद्वैत था, पर इस बार कोई सीधा सा छात्र नहीं। वह मंच पर आया हुआ एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में था। घोषणा हुई कि यह अद्वैत रॉय हैं, रॉय टेक्नोक्राफ्ट के संस्थापक और सीईओ, जिसने हाल के वर्षों में तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया था। यह दृश्य आराध्या के लिए चौंकाने वाला था। वही साधारण कपड़ों वाला लड़का जो उसे ताने देता था, असल में एक स्थापित व्यवसायी था जिसने अपनी पहचान छिपाकर कॉलेज की पढ़ाई ली थी। कॉलेज में हलचल मच गई। जो लोग पहले उसे अनदेखा करते थे, अब उन्हीं के बीच उसकी भीड़ लगी। आराध्या के भीतर कुछ टूट गया। हर ताना, हर मजाक अब उसके मन में कौंधने लगा। वह खुद से लड़ने लगी। कई दिनों तक वह अद्वैत की शांति और उसकी वास्तविक प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सकी। फिर एक दिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और पुस्तकालय में जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और नीचा दिखाने की कोशिश की। अद्वैत ने शांत मुस्कान दी और कहा, तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं नाराज नहीं था। कभी कभी लोग दिखावे के पीछे छिपे सच को नहीं देखते। आराध्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसे हल्कापन महसूस हुआ। उस हल्केपन ने उसके भीतर कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। जिस दिन से आराध्या ने अद्वैत की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब केवल शान शौकत की प्रतीक्षा नहीं करती, वह सीखने और समझने लगी। कॉलेज की हवा बदलने लगी। लोग भी धीरे धीरे मूल्य और व्यवहार पर दोबारा सोचने लगे। कॉलेज का वार्षिक महोत्सव खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी कैंपस में थी। जिस तरह अद्वैत रॉय का असली परिचय सबके सामने आया था, वह सभी छात्रों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का विषय बन गया। जो लोग पहले उसकी सादगी पर हंसते थे, अब उन्हीं की निगाहों में सम्मान झलकने लगा था। आराध्या के लिए यह बदलाव किसी तूफान से कम नहीं था। वह अपने कमरे में बैठकर खुद को बार बार परखती, मैं कैसे इतनी अंधी थी? क्यों मैं केवल बाहरी चीजें देखती रही? आईने में खुद को देखकर उसे लगता जैसे वह कोई और है। उस दिन से उसके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो चुका था। अब कॉलेज में जब भी अद्वैत दिखता, आराध्या की निगाहें खुद ब खुद उसकी ओर चली जाती। उसे यह समझ आने लगा था कि उस लड़के में कुछ ऐसा है जो उसे बाकी सबसे अलग करता है। एक सच्चाई, एक स्थिरता जो हर दिखावे से परे है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स अब सुकून भरी लगने लगी। अद्वैत अब उसे केवल ग्रुप पार्टनर नहीं, बल्कि एक ऐसी साथी के रूप में देखने लगा थी जो समझने लगी थी। एक दिन जब दोनों कॉलेज की बगीचे में बैठे अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन पर चर्चा कर रहे थे, अद्वैत ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। पहले मैं सोचती थी कि सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन अब समझ आया कि कुछ चीजें दिल से जीती जाती हैं। उनकी इस बातचीत ने एक नई दिशा ली। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता गहराने लगा। अब वह सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच का हिस्सा बनने लगे थे। कॉलेज के कुछ छात्रों को यह बदलाव पसंद नहीं आया, खासकर वे जो आराध्या के पुराने चमकदार ग्रुप का हिस्सा थे। उनमें से एक, करण खन्ना, जो खुद को कॉलेज का स्टार मानता था, अक्सर ताने देता, अब तो मिस वर्मा साधु बाबा के पीछे हैं। आराध्या ने जवाब दिया, कभी कभी साधारण लोग ही असाधारण सोच रखते हैं। यह सुनकर करण चुप तो हो गया, पर मन में जलन भर गई। इस बीच कॉलेज प्रशासन ने एक बड़ा आयोजन घोषित किया, नेक्स्ट आइडिया चैलेंज, जिसमें सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल प्रस्तुत करने वाले को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। आराध्या के अंदर एक आग थी। उसने ठान लिया कि इस बार वह अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाएगी। अद्वैत ने भी उसे प्रोत्साहित किया, अगर तुम्हारा विचार सच्चा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कई हफ्तों तक वह दिन रात काम करती रही। उसने एक अनोखा प्लेटफॉर्म बनाया जिसका उद्देश्य था गांव की महिलाओं को शहरी बाजार से जोड़ना, ताकि उनके बनाए उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकें। जब प्रतियोगिता का दिन आया, सभागार में सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। आराध्या के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मंच पर जाते हुए कहा, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मेरे सपने का हिस्सा है।
मैं चाहती हूं कि गांव की हर महिला जो हुनर रखती है उसे सम्मान और पहचान मिले। उसकी बात सुनकर सबने तालियां बजाईं। अद्वैत की आंखों में गर्व झलक रहा था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, एक छात्रा अनन्या चौहान खड़ी हुई और बोली, यह विचार मेरा था जिसे आराध्या ने मुझसे कॉपी किया है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह झूठ है, मैंने खुद मेहनत की है। मामला गंभीर हो गया। निर्णायक समिति ने अद्वैत को इस विवाद की जांच का जिम्मा सौंपा, क्योंकि वह आयोजन टीम का हिस्सा था। अद्वैत ने सबूतों की जांच की, ईमेल रिकॉर्ड्स, फाइलें, टाइम स्टैम्प्स सब देखा। अंत में वह मंच पर आया और शांत स्वर में बोला, सच की आवाज कभी नहीं दबाई जा सकती। आराध्या का विचार और मेहनत दोनों उसके अपने हैं। विजेता है आराध्या वर्मा। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू जीत के नहीं, सच्चाई के थे। उस शाम कॉलेज के बगीचे में आराध्या और अद्वैत अकेले बैठे थे। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। आराध्या ने कहा, तुमने आज सिर्फ मेरा नाम नहीं बचाया, मेरा आत्मविश्वास भी लौटा दिया। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। सच्चाई हमेशा खुद को साबित करती है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद आराध्या बोली, अद्वैत, शायद मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद नहीं, यकीन करो। दोनों के बीच वो पहली सच्ची मुस्कान बही, जिसमें ना दिखावा था ना झिझक, सिर्फ अपनापन। लेकिन भाग्य को शायद यह सुकून रास नहीं आया। घर लौटते ही आराध्या ने देखा कि पिता विक्रम वर्मा बेहद गुस्से में हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू किसी गरीब लड़के के चक्कर में पड़ गई है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। आराध्या ने संयम रखते हुए कहा, पापा, अद्वैत गरीब नहीं है, वो ईमानदार और सच्चा इंसान है। विक्रम हंसे, ईमानदारी से पेट नहीं भरता बेटी। हमारे पास करोड़ों की कंपनी है और तू एक मामूली टेक्नोक्राफ्ट वाले के पीछे भाग रही है। साथ बैठे व्यापारी राकेश माथुर बोले, विक्रम जी, अगर आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे आकाश से हो जाए तो क्या बात होगी? लंदन से MBA करके आया है। विक्रम ने तुरंत हामी भर दी, यही बेहतर रहेगा। आराध्या चिल्लाई, नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं अद्वैत से प्रेम करती हूं। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। अगर 3 दिन के भीतर तुमने उससे मिलना बंद नहीं किया तो मैं उसे इस शहर से गायब कर दूंगा। उस रात आराध्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक पिता की आज्ञा, दूसरा दिल की पुकार। वह सोचती रही, क्या सच्चा प्रेम इतना बड़ा अपराध है? सुबह होते ही उसने अद्वैत को सब बता दिया। अद्वैत ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा। आराध्या डर गई, नहीं, पापा को तुम नहीं जानते, वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। अद्वैत शांत स्वर में बोला, प्रेम अगर सच्चा है तो उसे हर डर से लड़ना होगा। शाम को वह विक्रम वर्मा के घर पहुंचा। विशाल बंगले के दरवाजे खुले, पर माहौल में घमंड और ठंडापन था। विक्रम ने घृणा से कहा, तो तुम हो वो लड़का जिसने मेरी बेटी को भटकाया? अद्वैत ने सीधा उत्तर दिया, मैंने उसे रास्ता दिखाया है, भटकाया नहीं। विक्रम गरजे, तेरी औकात जानता हूं मैं। तेरी कंपनी का सालाना टर्नओवर भी मेरी बेटी के गहनों के बराबर नहीं। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, पैसे की गिनती से इंसान की कीमत नहीं तय होती। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी से दूर रहो वरना पछताओगे। अद्वैत बोला, अगर आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा तो गलत सोचते हैं। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्रेम करता हूं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन अब कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं रही, अब यह इम्तिहान की शुरुआत थी। अगले ही दिन अद्वैत की कंपनी पर सरकारी जांच, टैक्स विभाग के छापे और बैंक के नोटिस आने लगे। यह साफ था कि विक्रम वर्मा ने अपनी ताकत का उपयोग किया था। लेकिन अद्वैत हार मानने वालों में से नहीं था। वह चुपचाप संघर्ष में उतर गया। मुंबई की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज समुद्र के ऊपर से झांक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई चमक नहीं थी, जैसे किसी ने आसमान से उम्मीदें चुरा ली हों। आर्या ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी, हाथों में कॉफी का कप और आंखों में बेचैनी। सिर्फ एक हफ्ता बचा है, उसने खुद से कहा। सामने की तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज का चमचमाता बोर्ड था, जो अब उसे डराने लगा था। प्रोजेक्ट एक्वानोवा, जिसकी कीमत 1000 करोड़ थी और जिस पर देश की नजर थी, अब एक राजनीतिक खेल बन चुका था। उसी वक्त
अर्जुन उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। चेहरा थका हुआ पर आंखों में जिद थी। आर्या, हमें कुछ बड़ा पता चला है, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या? रिपोर्ट्स झूठी हैं। पानी की शुद्धता के जो सर्टिफिकेट जमा किए गए हैं वो सब फर्जी हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट शुरू से ही जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया है। आर्या की सांसें रुक सी गईं। लेकिन इसका मतलब तो यह हुआ कि हाँ बात हाँ हाँ हाँ, अर्जुन ने बीच में कहा। तुम्हारे अपने विभाग के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं। आर्या ने दीवार पर टंगी अपने सीनियर की फोटो को देखा। वही आदमी जिसने उसे कहा था देश की सेवा करो, अब वही शख्स इस गंदे खेल का हिस्सा था। अर्जुन ने आगे कहा, हमारे पास सबूत हैं, पर एक दिक्कत है, फाइल्स ब्लू आर्क डेटा सेंटर में लॉक हैं। पासवर्ड सिर्फ एक आदमी के पास है, रोहित। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित? और यानी वही इंजीनियर जिसने फाइल्स तैयार की थी? हाँ, और वो अब गायब है 3 दिन से। ऑफिस की हवा भारी हो चुकी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान खुद इस शहर के झूठ को धोना चाहता हो। आर्या ने कहा, हमें रोहित को ढूंढना होगा, चाहे शहर के किसी कोने में छिपा हो। रात के 9 बजे मुंबई के अंधेरे में नियॉन लाइट्स चमक रही थी। अर्जुन अपनी बाइक पर था और आर्या उसके पीछे। उन्होंने साउथ मुंबई की गलियों में खोज शुरू की थी, हर जगह जहां रोहित आया जाया करता था। एक पुराना ढाबा जहां वो रोज खाना खाता था, एक जिम जहां उसकी मेंबरशिप थी, और अंत में एक छोड़ा हुआ गोदाम समुद्र किनारे। गोदाम में अंधेरा था, बस एक टूटी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। क्या यही जगह है? आर्या ने पूछा। हाँ, उसकी लोकेशन ट्रेस यहीं तक आई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और तभी पीछे से आवाज आई, कौन हो तुम लोग? आर्या और अर्जुन पलटे। सामने रोहित खड़ा था, अस्त व्यस्त बाल, डर से कांपती आंखें। रोहित, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आर्या बोली। नहीं, पास मत आओ, वो मुझे मार देंगे। कौन? अर्जुन ने तेज स्वर में पूछा। सिंघानिया के लोग। मैंने सिस्टम में जो डाटा देखा, अगर वो बाहर गया तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सब निकाल लिया है, पर अब वो मेरे पीछे हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस वो फाइल दो। रोहित हिचकिचाया, फिर अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। ये है सबूत, इसमें सब कुछ है, फर्जी बिल्स, नकली रिपोर्ट्स, सीक्रेट पेमेंट्स। उसी वक्त बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। वे आ गए, रोहित चिल्लाया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना वक्त गंवाए पिछली खिड़की से बाहर भागे। बाहर 4 आदमियों ने गाड़ियां रोकी, हाथों भी थी, इसाचा टैंकी, हाथों में बंदूकें थीं। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की। आर्या, पकड़ो। तीनों बाइक पर सवार होकर बारिश में भागे। सड़कों पर पानी बह रहा था, पीछे गोलियों की गूंज थी। रोहित ने पीछे देखा, एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। आह, वह चिल्लाया। आर्या ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा, पर झुकाया। हिम्मत रखो। बाइक तेजी से नेवी डॉकयार्ड रोड पर मुड़ी। एक मोड़ पर अर्जुन ने बाइक रोकी और सबको नीचे उतरने का इशारा किया। यहां से आगे हम पैदल चलेंगे, उसने कहा। वे एक पुराने गोदाम की ओर भागे। अंदर अंधेरा था, पर सुरक्षित था। अर्जुन ने रोहित के घाव पर पट्टी बांधी, फिर कहा, हमें यह डेटा सेफ जगह पर भेजना होगा। आर्या ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क कमजोर था। यहां सिग्नल नहीं है, उसने कहा। तो हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे, वहां से सैटेलाइट लिंक मिल सकता है। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, थके हुए, घायल, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। शहर की नींद में वे ऐसे चल रहे थे जैसे किसी अनकहे युद्ध के सैनिक। पहाड़ी पर पहुंचकर हवा तेज थी, बारिश थम चुकी थी, पर आसमान अब भी गुस्से में था। आर्या ने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई और सरकारी सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश की। बस कुछ सेकंड। स्क्रीन पर अपलोडिंग फाइल्स 62% लिखा था। तभी नीचे से लाइटें दिखीं, गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वे यहां भी आ गए, अर्जुन बोला। आर्या ने कहा, बस कुछ देर और। 80%, 90%। अर्जुन ने बंदूक उठाई। आर्या, नीचे मत देखना। गोलियों की आवाज हवा में घुली। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी मुस्कान थी, कम से कम सच्चाई बाहर जाएगी। फाइल अपलोड पूरी हुई, 100% अपलोड हुई। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। रोहित, नीचे सायरन बजने लगे, सरकारी गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। अर्जुन ने आर्या की तरफ देखा। हमने ये कर दिखाया। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे,
पर आंखों में चमक थी। और उस रात मुंबई के आसमान ने पहली बार राहत की सांस ली। अगली सुबह खबरों में था, एक्वानोवा प्रोजेक्ट घोटाला उजागर, 1000 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। सीबीआई ऑफिसर आर्या और जर्नलिस्ट अर्जुन ने मिलकर बचाई करोड़ों लोगों की जान। आर्या ने टीवी बंद किया। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन दिल में दर्द, क्योंकि हर सच्चाई की कीमत होती है। वो बालकनी में गई और आसमान की तरफ देखा। हवा में एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने कहा हो, सच कभी नहीं मरता। मुंबई की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमकीनपन था, जैसे समंदर ने रात भर आंसू बहाए हों। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, पर आर्या के लिए नींद अब एक अजनबी चीज बन चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। सामने अखबार फैला हुआ था। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, एक्वानोवा स्कैम एक्सपोज्ड, इंजीनियर फाउंड डेड, बास टर्पनपनायदम, सीबीआई ऑफिसर सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी। उसने अखबार को मोड़ा और गहरी सांस ली। सच तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। टेबल पर रखा लैपटॉप अब बंद था। वही लैपटॉप जिससे उसने वो फाइलें अपलोड की थीं, वही सबूत जिसने सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन सच्चाई की दुनिया में भी राजनीति का खेल चलता है। सिस्टम ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। आपने बिना अनुमति फाइल्स जारी की, उसके सीनियर ने कहा था। आपने विभाग की इमेज खराब की। और उसने बस एक ही जवाब दिया था, अगर विभाग ही गलत काम करे तो इमेज बचाने का क्या मतलब। पर अब उसके शब्द हवा में खो चुके थे। अर्जुन अस्पताल में था। कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी जिद थी। वो खिड़की के पास बैठा था जब आर्या अंदर आई। कैसे हो? उसने पूछा। ठीक हूं, बस सरकार ने हीरो कहने की बजाय कानूनी जांच शुरू कर दी है, अर्जुन ने हंसकर कहा, पर उसकी हंसी में दर्द था। आर्या ने सिर झुका लिया। हमने जो किया वो सही था अर्जुन, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। सही चीजें हमेशा पहले गलत लगती हैं, अर्जुन बोला। लोगों को वक्त चाहिए समझने में। उसने आर्या का हाथ थामा। रोहित की मौत बेकार नहीं जाएगी। उसने जो बलिदान दिया वही इस शहर को हिलाने के लिए काफी है। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसी शाम मुंबई के मरीन ड्राइव पर सूरज ढल रहा था। लाल आसमान में सुनहरी लहरें चमक रही थीं। आर्या वहीं बैठी थी, वही जगह जहां कभी वो और रोहित प्रोजेक्ट के प्लान पर चर्चा किया करते थे। उसके कानों में अब भी रोहित की आवाज गूंज रही थी, मैम, अगर इस प्रोजेक्ट से लोगों को साफ पानी मिल गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आर्या ने आंखें बंद कर लीं। अब वो सपना टूट चुका था, लेकिन उसकी राख में कुछ नया जन्म ले रहा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम था। आर्या, न्यूज चैनलों ने पूरे प्रोजेक्ट का डाटा पब्लिश कर दिया है। अब कोई पीछे नहीं हट सकता। सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। तो आखिरकार सच जीत गया। नहीं, अर्जुन बोला, सच ने सिर्फ शुरुआत की है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। मीडिया का सैलाब बाहर खड़ा था। सीबीआई ऑफिसर आर्या मेहरा और पत्रकार अर्जुन राय दोनों को गवाह के रूप में बुलाया गया था। जज के सामने सिंघानिया बैठा था, वही आदमी जिसने अपनी ताकत से सबको झुकाया था, लेकिन आज उसका चेहरा झुका हुआ था। आर्या ने उसे देखा, बिना गुस्से, बिना डर के। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप स्वीकार करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्वानोवा में फर्जी रिपोर्ट्स और गलत डेटा इस्तेमाल किया गया? सिंघानिया ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बोला, हां, लेकिन मैं अकेला नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरे साथ कई सरकारी अफसर भी शामिल थे। अगर मैं बोलूं तो बहुत लोग डूबेंगे, जज ने कहा। तो सच बोलिए, देश को जानने दीजिए। सिंघानिया ने नीचे देखा, फिर बोला, फाइल में सब नाम हैं। कुछ ही हफ्तों में केस ने पूरे देश को हिला दिया। मंत्री, अधिकारी, ठेकेदार, सभी के नाम उजागर हुए। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का जाल खुल गया। सरकार को झुकना पड़ा। सीबीआई ने आधिकारिक रूप से आर्या और अर्जुन को सम्मानित किया। फिर भी आर्या के मन में सुकून नहीं था, क्योंकि रोहित अब नहीं था। वो उसी गोदाम में गई जहां पहली बार उन्होंने फाइल देखी थी। दीवारों पर अब भी बुलेट के निशान थे। उसने पेन ड्राइव उठाई जो पुलिस ने वापस दी थी। अब एक सबूत नहीं, बल्कि एक प्रतीक थी। उसने धीरे से कहा,
तुम्हारी दी हुई हिम्मत ने यह देश बचा लिया रोहित। हवा में हल्की लहर चली जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। 1 महीने बाद मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जल प्रवाह मिशन, एक सरकारी योजना जो गरीब इलाकों में साफ पानी पहुंचाने के लिए थी। और इस प्रोजेक्ट का पहला पानी का टैंक उसी जगह पर बनाया गया जहां एक्वानोवा का निर्माण अधूरा रह गया था। उद्घाटन के मंच पर आर्या खड़ी थी। भीड़ में बच्चों की मुस्कानें थीं, म्यूज का मई सर्पेशंथम और हवा में उम्मीद का रंग। अर्जुन स्टेज के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब आर्या ने भाषण शुरू किया, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम सबके भीतर एक रोहित होता है जो सच्चाई के लिए डरता नहीं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम डर की जगह हिम्मत को चुनेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन की आंखें नम थीं। वो जानता था आर्या ने न सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ा, बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। शाम को जब कार्यक्रम खत्म हुआ, दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे। सूरज फिर से डूब रहा था, वही जगह, वही लहरें। अर्जुन ने पूछा, अब क्या करोगी? आर्या मुस्कुराई, शायद थोड़ा आराम और फिर एक नई शुरुआत। किस तरह की शुरुआत? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई झूठ ना हो, एक ऐसा काम जो किसी की जिंदगी बदल दे। अर्जुन ने कहा, और मैं साथ रहूं। आर्या ने उसे देखा, मुस्कुराई हमेशा। दोनों की परछाइयां समंदर की लहरों में घुल गईं। शहर की लाइटें जल उठीं, लेकिन इस बार उनका रंग साफ था, जैसे हवा में पहली बार सच्चाई घुली हो। और आसमान के उस पार, कहीं दूर, जैसे किसी अदृश्य आवाज ने कहा हो, सच की जीत में देर हो सकती है, पर हार नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।